हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट कह दो या मैट्रिक्स कह दो। मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं। किसी मैट्रिक्स का को फैक्टर या डिटरमिनेंट का को फैक्टर माइनस हम लोग फाइंड करना सीखेंगे यहाँ। देखिए माइनस क्या होता है, सबसे पहले माइनस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइनस को हम लोग कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम लोग माइनर एंड को फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, या यूं कह सकता हूं कोई भी डिटरमिनेंट है उसका भी हम लोग माइनस एंड को फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। हाँ, बट उसका जो ऑर्डर है मोर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1/1 से ग्रेटर उसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। जैसे 2/2 ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर है। हम लोग 2/2 और 3/3 ऑर्डर की ही बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले 2/2 ऑर्डर का कोई एक डिटरमिनेंट लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब ये मैंने जो डिटरमिनेंट लिया है इसके 4 एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं और उतने ही को फैक्टर्स होते हैं। मतलब ये कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही माइनस होते हैं, उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही को फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। मैंने या डिटरमिनेंट बनाया या मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट कुछ भी हो, दोनों के लिए हम लोग बोल सकते हैं माइनस एंड को फैक्टर्स होते हैं उनके। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो इसमें मैं सबसे पहले माइनस की बात करता हूँ। तो माइनस को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो A11 एलिमेंट है, A11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसको मैं M11 से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, A12 के जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा इसको हम M12 से रिप्रेजेंट करेंगे। A21 के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसको M21 से रिप्रेजेंट करेंगे। A22 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा उसको M22 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये माइनस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका तो ये है, लेकिन बट माइनर है क्या इसकी बात करें। देखो माइनर क्या होता है, एक्चुअली माइनर एक डिटरमिनेंट ही है, लेकिन किसका डिटरमिनेंट, A11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसमें 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचता है, M11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना, M12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना, M21 में सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना, M22 में सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स हमें मिलेंगे उसका डिटरमिनेंट ही क्या होता है, माइनर होता है। यही इसकी डेफिनेशन है। जैसे M11 की बात करता हूं तो M11 क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी एलिमेंट है उसका आपको क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है। ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो आपको क्या मिलेगा, A22 मिलेगा। कहने का मतलब यही है, MIJ का क्या मतलब है, MIJ का मतलब यही है कि जो AIJ एलिमेंट है, कोई भी AIJ एलिमेंट होगा ना, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर होता है वो होता है MIJ। तो इसमें क्या होगा, ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी हमें मिलता है उसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना होता है, तब हमें MIJ मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह से M12 फाइंड करना है। तो M12 कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो मुझे A21 मिलेगा और इसका डिटरमिनेंट भी A21 ही होगा। ठीक है, A21। ठीक है, M21 की बात करें तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करते हैं तो हमें A12 मिलेगा। इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो भी A12 ही रहेगा। हमें डिटरमिनेंट लेना होता है। हाँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करके। ठीक है, मैं डिटेल से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद A11 मिलेगा। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, A11। तो ये जो वैल्यूज मिल रही है, जो कांस्टेंट वैल्यूज मिल रही है, यही क्या है, माइनस ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अगर यहाँ कोई मैट्रिक्स है तो मैं ये भी कह सकता हूँ, सपोज ये कोई मैट्रिक्स A होती तो मैं यही कहता कि ये जो माइनर्स है वो किसके हैं, मैट्रिक्स A के हैं। क्लियर हुआ, ये कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। ठीक है, फिर देखिए ये तो हुए माइनस। अब को फैक्टर्स क्या होगा, मैंने यहाँ 2/2 से आपको समझाया, 3/3 लेके भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने यहाँ क्या बना दिए, माइनस हैं ये। फिर को फैक्टर्स की भी बात करेंगे, ये है माइनस। अब हम लोग को फैक्टर्स की बात करेंगे। को फैक्टर्स आखिर क्या होते हैं, देखिए
कोफैक्टर्स भी जो एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। मतलब अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ कोफैक्टर्स भी 4 ही होंगे। वैसे माइनस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात करिए तो हमारा बुक का राइटर तो इसको यानी एनसीईआरटी बुक का राइटर कैपिटल A से रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हुआ कि ये जो A11, A12, A21, A22 है इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स होंगे वो होंगे A11, A12, A21 एंड A22 होंगे। ठीक है, हाँ कुछ बुक्स के राइटर्स ऐसे भी लिखते हैं C11, C12, C21, C22 ऐसा भी लिखते हैं, कोफैक्टर्स बोलते हैं ना, इसलिए C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स के राइटर यहाँ F ले लेते हैं, F11, F12, F21, F22 इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग ए ही लेंगे अपने बुक के राइटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आप लोग कुछ भी लें, कहीं भी आप लोग किसी रेफरेंस बुक में भी देखें तो वहाँ F या C भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कोफैक्टर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला वही एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है। तो Aij क्या होता है, Aij होता है -1 टू द पावर i प्लस जे, -1 टू द पावर i प्लस जे और साथ में होगा Mij। यही कोफैक्टर की डेफिनेशन है। ये आप लोग नहीं कह सकते कि सर इसका प्रूफ बताओ, ये तो डेफिनेशन ही है, मतलब ये ऐसा है, इसी को तो हम लोग कोफैक्टर बोल रहे हैं ना। तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन, -1 टू द पावर 1 i प्लस जे Mij। यही क्या होता है Aij, ये है कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब अगर A11 होगा, आपने यहाँ देखा कि कोई भी कोफैक्टर फाइंड करना है तो माइनर की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही, माइनर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो देखिए A11 फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, -1 टू द पावर i प्लस जे, मतलब 1 + 1 तो लिखना ही है, और फिर यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखूंगा, M11। A11 है तो किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, M11 की। M11 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, A22। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो हमें क्या मिलेगा, -1 टू द पावर 1 + 1, यानी कि -1 की पावर 2 तो +1 ही होता है, तो आपको मिलेगा A22। ठीक है, हाँ जो M11 की वैल्यू थी वही A11 की वैल्यू है, ऐसा होता है, हो सकता है ऐसा सेम वैल्यू हो। अब A12 देखिए, जो भी माइनर्स है और जो भी कोफैक्टर्स है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता है, उनमें साइन का ही डिफरेंस होता है, सब में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, कुछ में साइन का डिफरेंस होता है और कुछ बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये बिल्कुल सेम आ गया। अब देखिए A12 लेता हूं तो -1 टू द पावर 1 2 है तो क्या होगा 1 + 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, M12 की वैल्यू क्या है A21। तो आपको क्या मिलेगा, -1 टू द पावर 3 क्या होता है, -1 होता है, ये हो जाएगा -A21। देखिए यहाँ A21 है M12, बट A12 क्या है, -A21 आया। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम ही होती है माइनस एंड कोफैक्टर्स की। ठीक है, तो A21 की बात करें तो आप समझ गए, -1 टू द पावर 2 + 1 हो जाएगा, और A21 है तो M21 की वैल्यू कितनी है, A12, स्मॉल A12। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1 टू द पावर 3 है तो -A12। इसी तरह A22 की बात करें तो -1 टू द पावर 2 + 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा, सॉरी A11 हो जाएगा, क्योंकि M22 की वैल्यू कितनी है, A11 है। तो हमें क्या मिलेगा, -1 टू द पावर 4 है तो +1 ही होगा, और A11 है तो क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? कोई एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स लेता हूँ इस बार। ठीक है, मैट्रिक्स लेके बताता हूँ। ये एक मैट्रिक्स A है सपोज, ठीक है, 2 3 -1 0। सपोज ये एक 2x2 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। मैं डिटरमिनेंट लिखूँ तो ये भी कह सकता हूँ डिटरमिनेंट के माइनस एंड कोफैक्टर्स है। ठीक है, देखिए इसके हम लोग सबसे पहले माइनस की बात करेंगे। ठीक है, माइनस में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, M11 फाइंड करेंगे, M12, ठीक है, M11 फाइंड करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, M12 फाइंड करेंगे, M21 फाइंड करेंगे और M22 फाइंड करेंगे। ये चारों मैं यहाँ फाइंड करके आपको बता देता हूँ, M11, M12, M21, M22। ठीक है, M11 का मतलब सिंपल ही है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, 0 आया, 0 का डिटरमिनेंट 0 ही होता है, डायरेक्ट ही लिखो। ठीक है,
फिर M12 की बात करते हैं, तो M12 का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2 है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं, हमको -1 मिलता है, और -1 का डिटर्मिनेंट -1 ही होता है, डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं हम लोग, ध्यान रखना। M21 है, M21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, हमको 3 मिलेगा, और 3 का डिटर्मिनेंट 3 ही होता है। M22 की बात करते हैं तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करते हैं, 2 मिलेगा, 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही होता है। तो ये हमने माइनस फाइंड कर लिए। कोफैक्टर्स की बात करते हैं, तो कोफैक्टर्स A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो अब हम लोग कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसके कोफैक्टर्स, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, -1 टू द पावर 1 + 1 है, ठीक है, और A11 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0, कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, ठीक है। फिर इधर लिखते हैं -1 टू द पावर 1 + 2, A12 है तो M12 क्या है, -1, तो देखो ये भी -1 ही आएगा, -1 टू द पावर 3 -1, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। A21 की बात करते हैं, तो A21 में -1 टू द पावर 2 + 1 होगा, ठीक है। फिर A21 है तो M21 कितना है, 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं A22 की, A22 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, -1 टू द पावर 2 + 2, अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, डिलीट क्या हमने यहाँ फाइंड ही किया हुआ देख लिया। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे माइनर फाइंड नहीं करते हैं हम, डायरेक्ट ही कोफैक्टर फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद क्या हमें माइनर ही चाहिए तो माइनर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमें पता है 2 है तो यहाँ लिख देता हूँ 2, तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि -1 टू द पावर 4 + 1 होता है और इंटू 2 है तो 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग माइनस भी फाइंड कर सकते हैं और कोफैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये 2x2 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर की भी अभी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है ये। साथ ही साथ में एक चीज़ और यहीं पे आपको बताना चाहूँगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना आप लोगों ने सीखा है ना। जैसे ये डिटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना है, देन -A21 को A12 से मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ पे आपको एक रूल भी समझना है कि कोफैक्टर्स को यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली ऐसे ही डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है। देखो बात करते हैं, हम लोग कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये तो बात आप जानते हैं। तो इसका कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लो, उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को और ऐड कर दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप कोई भी एक रो लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लेके बताता हूँ, फर्स्ट रो को लेके बताता हूँ। फर्स्ट रो मतलब A11, A12, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को, मतलब कैपिटल A11, कैपिटल A12, और इनको ऐड कर दूं तो एक्चुअली इससे हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। आप चाहे तो पुट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात। अभी इसमें एग्जांपल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखो फर्स्ट रो लिया मैंने, तो फर्स्ट रो लिया और उससे ही उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या ले लिए, मतलब A11 है, स्मॉल A11, तो हमने उसके साथ में कैपिटल A11 ही लिया है, मतलब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिया है। यहाँ भी ऐसा ही किया और ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। कोई भी रो कोई भी कॉलम लिया जा सकता है। अगर मैं सेकंड रो लेता तो इसका क्या वैल्यू होता, सेकंड रो लेता तो A21, A22, और इनके साथ मुझे क्या लेना पड़ता, A21, A22, कैपिटल A21, कैपिटल A22, ठीक है। ये वैल्यू हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही देता। दोनों तरीके से डिटरमिनेंट की ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं, कॉलम भी लिए जा सकते हैं, कोई भी कॉलम ले लो। अगर मैं फर्स्ट कॉलम लेता हूं तो A11, A21, फिर इनके साथ मुझे A11, A21 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर मैं सेकंड कॉलम लेता हूं तो सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं। आपको हमेशा रिजल्ट सेम मिलेगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। बट अगर आपने ऐसा कर दिया, सुनना ध्यान से जो मैं भी बोलने वाला हूं, अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के लिए, ठीक है, बट आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं लिए, आपने सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले लिए। मतलब एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के लिए बट कोफैक्टर्स सेकेंड रो के लिए। अगर ऐसा करोगे तो वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट की, मतलब वैल्यू जो भी आपको मिलेगी वो हमेशा 0 मिलेगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होगी बट उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 ही मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग देखिए, यहाँ बताता हूँ, A11 लेते हैं,
A12 यानी फर्स्ट रो ले रहे हैं, ठीक है, बट इनके साथ में जो को फैक्टर्स है वो आप लोग A21 A22 मतलब सेकेंड रो के ले रहे हैं, तो इनको ऐड करने पर हमेशा जीरो ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। अगर आप लोग सेकंड रो लेते हैं, लेकिन सेकंड रो के साथ किसी दूसरी रो को, मान लो 3x3 ऑर्डर का होता है, ये तो 2x2 ऑर्डर का है, कोई भी रो लेंगे तो उसके साथ में उसी रो से रिलेटेड क्या होने चाहिए, को फैक्टर्स होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसके साथ किसी दूसरी रो के को फैक्टर्स आपने ले लिए तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए याद रखना है, ठीक है। कोई भी कॉलम ले रहा हूं मैं, कोई भी कॉलम ले रहा हूं, कॉलम किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स ले रहा हूं, तो उसी कॉलम के उसी एलिमेंट से रिलेटेड को फैक्टर्स होने जरूरी है, ठीक है। अगर आपने किसी दूसरे कॉलम के को फैक्टर्स ले लिए तो हमेशा रिजल्ट जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर हुआ। इस एग्जाम्पल में मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, अगर इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना होता, इस मैट्रिक्स का अगर मुझे क्या फाइंड करना होता है, डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 0 0 -3 मतलब 3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है, ये तो बात आप समझ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वही जो मैंने अभी समझाया कि अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेता हूँ, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है, 2 3, ठीक है, और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लेता हूँ, इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लेता हूँ, ठीक है। जिससे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर था, याद है आपको क्या, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर था वो एक्चुअली 0 ही था, ठीक है। फिर देखिए 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर था वो क्या था, याद है क्या आपको, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर था वो एक्चुअली 1 ही था। अभी मैंने रब कर दिया, आप फिर से प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमेशा 3 मिलेगा। अगर मैं सेकेंड रो लेता हूं, क्या लेता हूं, सेकेंड रो, सेकेंड रो है -1 एंड 0, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें को फैक्टर मिला था वो एक्चुअली मिला था हमें -3, ठीक है। और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर मिला था वो मिला था 2। ऐड करते हैं, आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, कॉलम लेके भी बता देता हूँ। फर्स्ट कॉलम लेता हूँ 2n-1, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में ले लिया 2n-1, इनसे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग इनके को फैक्टर सब वो ले रहा हूँ, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर जो भी है वो 0 होगा, ठीक है। और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर वो क्या, -3 है। ऐड करके देखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो किसी भी तरीके से देखो, किसी भी रो को लो, किसी भी कॉलम को लो, लेकिन उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर लेना जरूरी है, तो हमेशा आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, सपोज आपने रो तो फर्स्ट लिया है, आपने लिया है फर्स्ट रो, बट आप लोगों ने जो को फैक्टर्स है वो सेकंड रो के ले लिए। जैसे सेकंड रो के को फैक्टर्स लेता हूं, सेकंड रो के को फैक्टर्स, -1 का जो को फैक्टर होता है वो -3 होता है, ठीक है। और 0 का जो को फैक्टर होता है वो 2 होता है। अब देखो ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -6 + 6 0 ही मिलेगा। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई भी रो, कोई भी कॉलम लो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप को फैक्टर्स लेंगे तभी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज अगर आप कोई भी एक रो लेते हैं लेकिन किसी दूसरी रो के को फैक्टर्स लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। कॉलम में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो माइनस एंड को फैक्टर्स क्लियर हो गया होगा 2/2 में। 3/3 भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट यही है, बस उसमें क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक रो एंड कॉलम, ठीक है। तो देखिए अभी डिस्कस करते हैं। एक 3/3 ऑर्डर का मैं डिटरमिनेंट लेता हूं। देखिए या मैट्रिक्स कह दीजिए, ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जो भी मैंने अभी कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। देखिए हमें माइनस फाइंड करने हैं, सपोज माइनस फाइंड करने हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो माइनस भी कितने होंगे, 9 ही होंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, माइनस होंगे। जैसे अगर मुझे M11 फाइंड करना है तो वही काम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया था, M11 फाइंड करना है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करता हूँ, जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे उनका डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट ले लिया, A22 A23 A32 A33, इनका क्या चाहिए हमें,
डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो इसका, A22 A33 माइनस A32 A23। बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, जैसे और भी एलिमेंट कोई लेके बताता हूँ, M11 समझ गए, M12 लेता हूँ, तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, A21 A23 A31 A33। तो इनका मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात। ठीक है, M12 है, मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया है। इसी तरीके से M13 चाहिए, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, पूरे 9 मुझे फाइंड करके बताने की ज़रूरत तो नहीं ना, क्योंकि कंसेप्ट वही है जो आप समझ गए हैं। ठीक है ना, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप अब इसको वापस प्ले करके देख सकते हैं या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं कोफैक्टर्स की बात यहीं कर लेता हूं। देखिए कोफैक्टर्स में भी कुछ नया नहीं, वही काम करना है। कोफैक्टर्स ए आई जे इज इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, -1 टू द पावर आई प्लस जे, और यहाँ पे एम आई जे, तो ये फॉर्मूला तो वही है। ठीक है, जो भी आप लोग M1 जैसे M11 फाइंड किया, तो A11 फाइंड करोगे तो क्या होगा, A11 फाइंड करोगे तो -1 टू द पावर 1 + 1, और यहाँ M11 आ जाएगा, और M11 की ये रही वैल्यू क्या है, A22 A33 -A32 A23। तो जो भी आती है न्यूमेरिकल वैल्यू अगर होती है तो सिंपल ही होगा क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं होगी। ठीक है, A12 फाइंड करना है तो आप समझ गए, -1 टू द पावर 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में A12 जो भी एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, M12 क्या आएगा देखो, A21 A33 माइनस, इसको इससे किया फिर माइनस A31 A23, तो इस एलिमेंट को हम यहाँ लिख सकते हैं A21 A33 माइनस A31 A23, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो समझ गए, मैंने ये दो फाइंड करके बताया तो आप सबके बारे में समझ ही गए। ठीक है ना, कोई भी कोफैक्टर फाइंड करना हो हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और साथ ही वो कंसेप्ट भी सेम ही है जो हमने डिस्कस किया था। क्या, आपको अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, इसकी क्या चाहिए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट ले रहा हूँ। देखिए अगर मुझे ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो मैं कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट रो लेता हूँ A11 A12 A13, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लेना पड़ेगा, कोफैक्टर्स लेने पड़ेंगे, तब भी मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रो तो फर्स्ट ले ली बट इसके साथ जो एलिमेंट्स लिए वो सेकंड या थर्ड, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए बट इनके साथ में मैंने जो कोफैक्टर्स लिए वो सेकंड रो या थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग लिए हैं, तो हमेशा वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, वही कंसेप्ट है जो 2/2 में बताया, 3/3 में भी वही है। समझ रहे मेरी बात। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना, है ना। ठीक है, तो कर लेंगे, 3/3 भी हुआ तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ऐसे ही सिंपल ही क्वेश्चन हुआ करते हैं, फिर भी मैं आपके बुक का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक्चुअली उसका आंसर 12th के स्टूडेंट्स के लिए उसका आंसर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो भी उसका रिजल्ट है। ठीक है, कोई ना कोई रिजल्ट तो मिल जाता है बट आपके बुक में जो आंसर है प्रिंट, वो आंसर मिलने में परेशानी आती है, फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तो देखिए ये 4th क्वेश्चन है 4.4 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना आप जानते हैं, एक्सपेंड करना आपको सिखाया है, बट इसमें ये बोल रहा है कि थर्ड कॉलम को यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, थर्ड कॉलम से रिलेटेड माइनस एंड को फैक्टर्स से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। बुक वाला ये बोल रहा है कि इसके थर्ड कॉलम के को फैक्टर्स को यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या है, इसके को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, को फैक्टर्स के लिए माइनस की जरूरत पड़ती है बट हम लोग डायरेक्ट को फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, वही कंसेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया उसी से करेंगे। देखो थर्ड कॉलम है तो इनसे रिलेटेड जो को फैक्टर्स होंगे, को फैक्टर्स ऑफ C1, फर्स्ट कॉलम के को फैक्टर्स कौन से होंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, थर्ड कॉलम से रिलेटेड को फैक्टर्स ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या होगा, A13 A22
23 A33, ये A13 होता है, ये A23 होता है और ये A33 होता है। ठीक है, तो देखिए A13 ले रहा हूँ मतलब -1 टू द पावर 1 + 3 तो लूँगा, -1 टू द पावर 1 + 3 लूँगा। फिर माइनर चाहिए तो मैं डायरेक्ट माइनर यहाँ फाइंड करूँगा। कैसे? 13 है ना, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो को डिलीट करना है और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। तो हमें क्या मिलेगा उसका, देखो डिटरमिनेंट 1y 1z। ठीक है, तो -1 टू द पावर 4 तो प्लस का 1 हो गया, प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 1 × z z -y, ये हमें A13 मिल गया। क्लियर है? इसी तरह से A23 फाइंड करना है तो -1 टू द पावर 2 + 3, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 3 ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमें मिलेगा 1x 1z, -1 टू द पावर 5 तो माइनस होता है। ठीक है, ये हो जाएगा z - x हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - z, एक ही बात है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, देखिए अब A33 की बात करते हैं, -1 टू द पावर 3 + 3, फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1x 1y, तो -1 टू द पावर 6 तो +1 ही हो जाएगा और ये y - x, डिटरमिनेंट क्या होगा y - x। तो आपको यहाँ पर A13 मिल गया, A13 z - y है, A23 x - z है और A33 y - x। ठीक है, तो अब हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग थर्ड कॉलम को लेके करेंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आपको याद तो है, मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या बनता है थर्ड कॉलम को लेके? A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 फिर A33 और कैपिटल A33। इसकी बात करना चाह रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, हमें वैल्यूज तो पता ही है सबकी, पुट कर देते हैं। देखिए A13 A23 A33 मतलब स्मॉल A13 स्मॉल A23 स्मॉल A33 की बात कर रहा हूँ। क्या है? YZ है मेरे पास, ZX है और XY है। इनके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है? ये वैल्यूज हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है Z - y। ठीक है, ये x - z है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसा ही लिखता हूँ, मैं और भी कुछ समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं इसी तरह क्या इसको लिखूंगा। देखो माइनस है और क्या है z - x है। ठीक है, ये भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं प्लस xy है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या है y - x है। ठीक है, अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको। एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं थर्ड कॉलम को लेके, एक्सपेंड करके 4.1 में जो समझाया था, ठीक है, तो आपको पता है ना प्लस माइनस प्लस आता है, वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसी कोई बात बताई थी ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्यों होता है मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आगे बताऊंगा ये क्यों होता है। ये एक्चुअली को फैक्टर में जो माइनस की पावर होती है, -1 की पावर, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। देखिए ये दोनों पॉजिटिव, बट ये कैसा है नेगेटिव, हमने क्या लिया थर्ड कॉलम लिया ना, तो ये एक्चुअली -1 की पावर की वजह से होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रहेगा ये। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, इसको तो मैं रब कर देता हूँ, को फैक्टर्स फाइंड करने थे आप समझ ही गए, मैंने वहाँ यूज़ भी कर लिया है, तो इसको रब करेंगे ताकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी कर सकें। तो देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, YZ को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो YZ² हो जाएगा। YZ को Y से मल्टीप्लाई करके -Y²Z, क्योंकि माइनस का है, माइनस ZX को Z से मल्टीप्लाई करेंगे Z²X, माइनस का ZX को -X से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ZX² हो जाएगा। इधर XY को Y से किया XY², XY को -X से करूँगा -X²Y, ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें नहीं, यहाँ तक भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है कि इसका आंसर जो है एक्चुअली वो लाने में प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली यहाँ हमें फैक्टराइजेशन करना है। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा तो है, बट एक होता है साइक्लिक फैक्टराइजेशन, जो आप लोगों ने नहीं सीखा, सिलेबस में नहीं है, है ना।
तो साइक्लिक फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए कैसे करते हैं। देखो आप इसमें x y या z किसी को भी ले लो, जैसे मैं सबसे पहले x को ही लूंगा, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर को लेना है। एक्चुअली x की जो भी पावर है उसको हम लोग लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। x y या z किसी को भी पहले ले सकते हैं, मैं x को ही ले लेता हूं। तो x की जो पावर है उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर x की 2 ही दिख रही है, तो मैं पहले x स्क्वायर की टर्म्स लिखूंगा, फिर x की टर्म्स लिखूंगा और फिर विदाउट x की टर्म्स लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए, अच्छा एक्स स्क्वायर की टर्म्स मैं पहले लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स यहाँ आपको दिखाई दे रही है। एक तो ये रही एक्स स्क्वायर की टर्म और ये रही एक एक्स स्क्वायर की टर्म, दोनों ही टर्म एक्स स्क्वायर की है। तो अब क्या करें, पहले किसको लिखें? तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर अगर दोनों में है तो फिर एक्स के बाद में क्या आता है, वाई आता है ना। फिर वाई को देखेंगे भाई, अगर दोनों में ही एक्स स्क्वायर है ना, मैंने कहा था जो सबसे बड़ी पावर वो पहले लिखना है। तो दोनों में सेम पावर होगी एक्स की, तो फिर पहले किसको लिखें, दोनों में से पहले किसको लिखें? तो फिर आपको वाई को देखना है कि दोनों में y की पावर किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ y है ही नहीं, मतलब y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 1 है। तो पहले किसको लिखना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे। पहले मैं किसके लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई को लिखूंगा और बाद में लिखूंगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की पावर को तो हमने लिख दिया, मतलब एक्स स्क्वायर जो पावर थी उसको मैंने क्या बोला कि मैं डिसेंडिंग पावर लिखूंगा। तो स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर, अब मैं एक्स वाली टर्म्स लिखूंगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई, फिर एक्स वाली टर्म्स लिखूंगा, ठीक है। तो एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी है, एक तो ये एक्स वाला है और ये एक्स वाला है, दो टर्म्स एक्स वाले। तो फिर मैं पहले किसके लिखूं, मैंने अभी बताया जब सेम हो एक्स की पावर फिर वाई को देखो। तो यहाँ वाई की पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है ना, वाई नहीं है मतलब वाई की पावर 0 है, और यहाँ वाई स्क्वायर। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर को, और बाद में लिखेंगे माइनस जेड स्क्वायर एक्स को लिखेंगे। समझ गए, इस तरीके से लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद में आप समझ गए, दो ही तो टर्म्स बची है जो विदाउट एक्स है, लेकिन दो टर्म्स है, दोनों को कैसे लिखें, पहले किसको लिखूं? तो मैंने यही बोला ना भाई, दोनों जगह एक्स की पावर सेम है, मतलब एक्स की पावर 0 है। अब दोनों में से पहले किसको लूं, जिसमें वाई की पावर ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद वाई को ही देखना है, तो पहले इसको लेना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ वाई की पावर 2 है, यहाँ वाई की पावर 1 है। तो माइनस वाई स्क्वायर जेड और ये है प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना तो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, माइनस तो आएगा ही, एक्स भी कॉमन आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, वाई माइनस जेड। इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर एक्स कॉमन आएगा, तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आएगा और z भी कॉमन आएगा। माइनस वाई जेड कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस जेड। ये बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। कॉमन लेना तो सबको ही आता है, 12th के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। अब सब में क्या कॉमन आ रहा है, देखो y माइनस जेड यहाँ भी है, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मतलब यही है वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड ही तो है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब इसके अंदर भी y माइनस जेड है, यहाँ भी y माइनस जेड है और यहाँ भी y माइनस जेड है। तो y माइनस जेड हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस जेड कॉमन लेंगे, ठीक है। y माइनस जेड हम लोग कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मिलेगा x तो है ही, एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मतलब है y प्लस जेड वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड मैंने बाहर ले लिया, y प्लस जेड तो बचा हुआ है, ठीक है। फिर यहां से y माइनस जेड बाहर ले लिया तो वाई जेड बचा हुआ है। समझ गए। तो देखिए अब क्या हो सकता है, y माइनस जेड, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड हो जाएगा। फिर से कॉमन ही लेना, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो। देखो क्या मिलेगा, y माइनस जेड, इन दोनों में से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वाई मिलेगा। दोनों में से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, यहाँ साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बाहर माइनस है, x माइनस वाई मिलेगा। फिर इन दोनों में से अगर मैं z कॉमन लेता हूं तो मुझे x माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेता हूं, एकदम बाहर लिख देता हूं। x माइनस वाई मैंने इनमें से कॉमन ले लिया है, साथ में ये y माइनस जेड तो लिख ही देता हूं। ये x माइनस वाई दोनों में से कॉमन लेने पर आया,
ये y माइनस जेड यहाँ पढ़ा ही है, और यहाँ क्या है माइनस एक्स प्लस का z, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। तो यही तो रिजल्ट है, यही तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोग मैट्रिक्स चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे आप लोग डिटरमिनेंट को यूज करके हम लोग कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।